कल है फैसले का दिन। जीतेगा गुजरात और हिमाचल की जनता का भरोसा। उसी भरोसे की हर जानकारी लगातार सबसे तेज सिर्फ जी न्यूज पर। तो गुजरात में बीजेपी 7वीं बार सत्ता में आने जा रही है, ऐसा तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं। वहीं हिमाचल में मुकाबला कांटेगा बताया जा रहा है, बीजेपी आगे बताई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस काफी पीछे हो। कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, ऐसे में नतीजे चौंका भी सकते हैं। और जैसा कि आपने एमसीडी में देखा, मुकाबला कई सीटों पर बहुत ही क्लोज रहा, कांटे की टक्कर रही, और ऐसा ही कुछ हिमाचल में भी हो सकता है। और हम आपको बार बार ये भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यही कहा कि नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार, चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। गुजरात में हो और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा कल। तो भगवंत मान को सुना आपने, वो कह रहे हैं कल का दिन भी चौंकाने वाला रहेगा गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिहाज से। दिल्ली के आज के नतीजों पर जी न्यूज का बाक एग्जिट पोल एकदम सटीक बैठा है, और इसी को आधार बनाकर हम ये कह रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल में भी काम पर ही वोट पड़ने जा रहा है। दरअसल संकेत ये बता रहे हैं कि इन तीनों चुनावों में वोटर ने धर्म को आउट कर दिया है, फिर चाहे वो धर्म का किसी और से भी खेला, धर्म का जो कार्ड है वो किसी की तरफ से खेला गया हो। गुजरात के नतीजों में ध्रुवीकरण का रोल है। ऐसे मानने वालों की संख्या की बात की जाए तो सिर्फ 3% रही है, यानी ना सद्दाम चला है, ना आफताब चला है, ना रावण चला है, ना भस्मासुर, कंस, शिशुपाल और कृष्ण के अवतार पर भी वोट बटे नहीं हैं। ऐसे में बिल्किस बानो, आफताब के जिक्र ने वोटर को टर्न लेने पर भी मजबूर नहीं किया है, यानी ध्रुवीकरण की कोई भी कोशिश, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोटर का बंटवारा करने का कोई भी कार्ड इस चुनाव में नहीं चला है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है। ना ही मंदिर निर्माण की याद दिलाकर, ना ही संस्कृति और सभ्यता की दुहाई देकर वोट खींचे जा सके हैं। वोट मिले या वोट बटे हैं तो सिर्फ काम और काम के आधार पर। तो क्या यह मान लिया जाए कि इन चुनावों ने धर्म को राजनीति से आउट कर दिया है? क्या वोटर ने यह तय कर लिया है कि नेता और पार्टियां अब धर्म के आधार पर उससे वोट नहीं मांग सकती? वोट अगर पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ काम पर पड़ेगा। तो गुजरात और हिमाचल के नतीजों की पूर्व संध्या पर एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं कि इस चुनाव में वोटर को कब कब और कैसे कैसे धर्म के ट्रैक पर लाने की तरकीबें आजमाई गई। कल है फैसले का दिन। जीतेगा गुजरात और हिमाचल की जनता का भरोसा। उसी भरोसे की हर जानकारी लगातार सबसे तेज सिर्फ जी न्यूज पर। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? कोई रावण के है, कोई राक्षस के है, कोई कॉकरोच के है। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है, और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। गुजरात के लोगों को भी अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे, फ्री में दर्शन कराएंगे। ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया।
अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे। अल्लाह गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, हमारे साथ अल्पेश कथीरिया है आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और निशांत रावल हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। जफर इस्लाम, आपने सुना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कह रहे हैं कि आज तो आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की ही, कल तो गुजरात में चमत्कार होने जा रहा है। जफर इस्लाम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जल्दी से अल्पेश कथीरिया जी, इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? हाँ जी सर। ये कॉन्फिडेंस का आधार यही है कि 75 साल देश के आजाद होने के बाद पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रही है। हम चाहते हैं कि अच्छी अस्पताल बने, अच्छे स्कूल बने, अच्छा व्यवस्था तंत्र बने और भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात हो। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी पूरे भारत में खड़ी हो रही है। दिल्ली के लोगों ने जिताया, दिल्ली के बाद पंजाब के लोगों ने जिताया, आज फिर से दिल्ली एमसीडी ने जिताया। तो मैं दिल्ली की जनता का तहे दिल से, गुजरात की ओर से मैं सभी दिल्ली वासियों का धन्यवाद करता हूँ। ये 2 करोड़ लोगों को मैं अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, साथ साथ दंडवत करता हूँ कि आपने जिस तरह दिल्ली की सफाई करने के लिए केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, हम सब साथ मिलकर दिल्ली की साफ सफाई करेंगे। और भाजपा कांग्रेस ने जो काम नहीं किया है 75 साल में, वो काम एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी के जो भी काउंसिलर छुट के आए वो करेंगे और अच्छी से अच्छी दिल्ली बनेगी, ऐसी हम ख्वाहिश रखते हैं, हम सपना देखते हैं। जो सपना पूरे भारतवासियों ने देखा है कि अच्छी दिल्ली होनी चाहिए, तो अब रोड रास्ते भी ठीक करेंगे। बात कर रहे हैं यहाँ पर जफर इस्लाम अच्छी दिल्ली की, लेकिन भगवंत मान ये कह रहे हैं चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। गुजरात में तो चमत्कार होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिहाज से। मुझसे पूछा है जी जफर भाई, आप ही से सवाल है ये। देखिए आज आपने देखिए कितने लोगों ने, सारे ये लोग जो सर्वे जो करने वाले एजेंसीज है, सब ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 30, 35, 40 सीटें जो है एमसीडी में आएगी। आपके सामने रिजल्ट है 104 सीटों का। उससे समझ में आता है कि पूरे देश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जहां पे भी, चाहे एमसीडी जैसी म्यूनिसिपल बॉडी में हो या फिर सरकार में हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी चीज नहीं है। इसलिए कि हम सेवा करते हैं, लोगों के घर घर जाके उनकी खिदमत करते हैं, इसलिए हम लोगों का विश्वास जीतते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए आज 104 सीटें 15 साल के बाद अगर फिर भी 104 सीटें लेकर आए, उससे यही दर्शाता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। उसी तरह आप के बाद भी आप देखिएगा रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत होगी। भगवत मान जी शायद 1-2 बार विजिट किया होगा उन्होंने, मैं वहां 1.5 महीने था और मुझे ये टेक्निकल ग्लिच है, इसे फिक्स कराएंगे। लेकिन यहाँ पर अल्पेश जी आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि भगवंत मान ने तो गिनी चुनी बार दौरा किया होगा, मैं वहां पर 1.5 महीने था, रिकॉर्ड जीत का दावा बीजेपी कर रही है गुजरात में। देखो, गुजरात में हर बार भाजपा रिकॉर्ड जीत का दावा करती है। मैं आपसे बात करूंगा 2012 की, 2017 की। 2012 में भी रिकॉर्ड ब्रेक की बात की थी, रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। 2017 में बात की थी 150 से ज्यादा सीट आएगी, 99 पे समट गए। कांग्रेस की 77 आई थी, तो रिकॉर्ड ब्रेक वाली बात ही नहीं है। और उसके भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम 182 से एक भी सीट कम लाएंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, ऐसे भाजपा के प्रमुख गुजरात के कह रहे हैं। तो पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता को यह कहना चाहूंगा कि आपके प्रमुख का रिजाइन लेटर आप तैयार ही रखिए। कल रिजाइन लेटर तैयार करने में थोड़ी दिक्कत होगी, समय नहीं होगा, आप रिजाइन लेटर तैयार ही रखिए, क्योंकि आज तक कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जहां पे 100% कोई एक सत्ता आती है। हर लोग की अलग विचारधारा है, हर लोग की कीमत होती है लोकशाही में।
आपके प्रमुख तो ऐसी जगह बात करती है कि सत्ता पक्षी आना चाहिए, विपक्ष के नाम पे शून्य हो। ये अच्छे लोकशाही की निशानी नहीं है। ठीक है, जवाब लीजिए। जफर इस्लाम ये कह रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से कहकर रखिए कि वो अपना रेजिग्नेशन तैयार रखें। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कोई सीटों के बारे में नहीं कहा है, लेकिन इतना जरूर कहा है इतिहास रचेगा। कांग्रेस की सबसे कम सीटें, भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी 127 सीटों कर लेकर जो 2007 में लेकर आई थी, इस बार हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, पूरा लोगों का आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद के बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी 127 से ज्यादा। और दूसरा जो कीर्तिमान जो है चिमन भाई पटेल के समय में 1985 में 149 सीट का जो था, उस कीर्तिमान को भी ध्वस्त कर देंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। और ये हम नहीं करेंगे, हम किसी मुबालगा में नहीं है, हमारी पार्टी मुबालगा में नहीं रहती है। ये जनता के आशीर्वाद से जनता करेगी। जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता का विश्वास है, जनता के लिए समर्पित होकर हम जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए पूरा विश्वास है कि इस बार हम इतिहास रचाना चाहते हैं, तो जनता आशीर्वाद इतिहास रचाने में देगी। गुजरात में बीजेपी को मिलने वाली है। निशांत रावल जी ये कह रहे हैं बीजेपी की सबसे बड़ी जीत और कांग्रेस की सबसे करारी हार। दो चीजें हैं। पहली बात, झूठ की बुनियाद पे जो विजय मिलता है वो ज्यादा सालों तक टिकता नहीं। यही गुजरात में, यही भारत देश में आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी राजकीय पार्टी, बहुत सारी ऐसी प्रादेशिक पार्टियां 17 साल में आपने देखी होगी जिनके कार्यालयों पे परमानेंटली ताले लग गए। एक जमाने में वो लोग वो राज्य में सरकारें बनाते थे, उनके मुख्यमंत्री बनते थे, क्योंकि उनकी बुनियाद झूठ थी, क्योंकि उनकी कोई विचारधारा नहीं थी। आम आदमी पार्टी को एमसीडी में जो विजय मिला है, ठीक है, जनता ने उनके ऊपर एक बार विश्वास रखा है, वो बना है। और वो जो सेहत की और जो स्कूल की और हॉस्पिटल की बातें करते हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है अदिति जी कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी के बाद एक भी नया बड़ा अस्पताल बनाया नहीं गया। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोरोना के काल में केजरीवाल जी को पूरी दुनिया से भीख मांगनी पड़ती थी वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए। गुजरात की जमीन की जब आप बात करते हो तो गुजरात में इनका टोटल संगठन ही इतना था जितनी सीटें वो लोग लड़े, और सारे के सारे तो सीटों लड़ने में मशगूल हो गए थे। आपने गुजरात में नहीं उनकी कोई रैलियां देखी, नहीं उनका कोई इलेक्शन लक्षी प्रमोशन देखा। हाँ, पंजाब का सरकार का पैसा बर्बाद करके गुजरात के टीवी चैनलों पे एडवर्टाइज बिल्कुल आपने देखी होगी। देखिए अदिति जी, पूरे भारत देश की अगर बात करें तो एक ऐसा बूथ नहीं होगा जहां पे आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता ना मिले, और एक ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे आपको कांग्रेस का एमएलए ना मिले या तो कांग्रेस का म्युनिसिपल काउंसिलर ना मिले। कांग्रेस एक राष्ट्रीय बड़ी पार्टी, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा हमारी विचारधारा की लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। आम आदमी पार्टी अपने विजय के अभिमान में, मैं अल्पेश भाई को सिर्फ एक एडवाइस देना चाहता हूं, अभिमान में मत आ जाइएगा, क्योंकि जो अभिमान, जिस अभिमान की वजह से भारतीय जनता पार्टी का कंटिन्यूअसली पूरे भारत देश में हर कोई चुनाव में उनका ग्राफ धीरे धीरे डाउन हो रहा है, वो अभिमान से आपके हाथ से दिल्ली ना सरक जाए और पंजाब ना सरक जाए। भगवान मान ले जो आप अदिति जी, अल्पेश जी से जवाब ले लीजिए, उसके बाद जफर इस्लाम से जवाब लीजिएगा एक एक करके प्लीज। देखो निशांत जी, आप 60 सेकंड बोले, 60 सेकंड में आपने पूरा वार आम आदमी पार्टी पे किया। अब भाजपा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोले। तो पहले तो मैं ये बोल दूं कि गुजरात के अंदर सत्ता में भाजपा है, आम आदमी पार्टी नहीं है। दूसरी बात आपने बोली कि केजरीवाल जी भीख मांग रहे हैं। देखो, अगर तुम्हारे कोई लोग मुख्यमंत्री होता है या इस देश का प्रधानमंत्री होता है या कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, जब इमरजेंसी की बात आती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी सुविधा जहां से भी लेनी है वो ले सकते। वो भीख वाली बात नहीं है, लोगों के लिए बात थी। तीसरी बात आपने मुझे जो एडवाइस दी अहंकार की बात, देखो हम तो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम अहंकार की बात ही नहीं कर रहे। हमें जितनी सीट मिलेगी हम लोगों का धन्यवाद करेंगे, तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इस गुजरात में जहां गढ़ कहा जाता है, हर मीडिया में भी आप सुनोगे कि यह भाजपा का गढ़ कहा जाता है। यहां आप 27 सालों से वनवास में हो, उसी क्षेत्र में, उसी गुजरात में हम खड़े हो रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं। और आप बात करते हैं केजरीवाल की सभा की। निशांत जी, आप गुजरात को देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं है, आप एक बार यूट्यूब में जाके सिर्फ गुजरात का देख लेना, आपको केजरीवाल जी का पेज देख लेना या मेरा पेज देख लेना। केजरीवाल जी ने यहाँ पे 80 से ज्यादा रोड शो की और 120 से ज्यादा सभा की है। और आपके राहुल जी की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रतिपक्ष की गलतियां
जाहिर मंच से बोलने वाला मैं आदमी नहीं हूं। ठीक है, जवाब ले लीजिए निशान जी, उसके बाद जफर भाई जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए अदिति 30 जी, सेकंड है बहुत निशान जी clear आपको cut- अपना जवाब देने के लिए। अदिति जी बहुत क्लियर कट बात है। भगवंत मान जी का आपने आज का विजय संबोधन सुना होगा, वहां पे गुजरात की बात की, हिमाचल की तो कहीं पे बात नहीं की। यानी आम आदमी पार्टी ने अभी से ही स्वीकार कर लिया कि हिमाचल में तो डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार बन रही है, और गुजरात में भी जो वोट शेयर, जितने भी एग्जिट पोल में 20% से ज्यादा वोट शेयर आम आदमी पार्टी के दिखाए गए हैं, वो कहीं पे भी सच साबित नहीं होने वाले हैं। डेफिनेटली गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आपका दिल्ली में क्या हुआ? ये पूरा माहौल निशान जी, क्लियर हो जाएगा। दिल्ली में आपका क्या हिमाचल हुआ? का नाम ही नहीं लिया, उनकी जो स्पीच थी उसमें, उससे साबित हो गया। देखिए दिल्ली की लड़ाई लंबी है। जो भी शीला दीक्षित जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, आपने उसके ऊपर आपके हिसाब से कलर किया, आपके हिसाब से कुर्सियां डाली और बोल दी कि हम अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो शीला दीक्षित जी के जमाने में बना था। आपके जमाने में तो नया हॉस्पिटल नहीं बन पाया। परिणाम की ज्यादा देरी नहीं है, कल देखिए रिजल्ट क्या है। एक एक करके जफर इस्लाम, मैं जरा जवाब आप कह रहे हैं आपकी सरकार आ रही है, वो भी रिकॉर्ड नंबर के साथ। कांग्रेस कह रही है इनकी सरकार आ रही है। देखिए ऐसा कहावत सुना था मुझे, आप लोगों ने भी सुना होगा, खाली बर्तन बहुत आवाज करता है। वही कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं। आप देखिए गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, हिमाचल से तो आप भाग गए, और इस बार जो है रिवाज ऐसा बना वहां पर कि उस रिवाज को, जो पुराने जो रिवाज थे उसको चेंज करके नया रिवाज बन रहा है, जिसमें सरकार वापस आएगी और हम प्रचंड बहुमत से आएंगे। हाँ, ये मानता हूं मैं कि पिछले बार हमें 44 सीटें थी, हो सकता है 2 ज्यादा बढ़ सकती है या 2 कम हो सकती है, ये मैं मानता हूं। छोटा स्टेट है, छोटे छोटे वोट्स होते हैं, नंबर वोटर्स कम होते हैं, इसलिए बेकर 2 +2 -2 44 का जो पिछले बार के आंकड़े थे। लेकिन गुजरात में एक तो सरकार यहां बनेगी, खाली बर्तन कांग्रेस जो है आवाज बहुत करता है, यहां भी कर रहा था, और वहां तो सन्नाटा छा गया था, हार पहले मान लिया इन लोगों ने। आप जरा कांग्रेस के वर्करों से पूछिए, वर्कर तो थे नहीं कहीं, लेकिन उनके जो लीडर थे उनको भी वर्कर मिलने नहीं आते थे। मुझे एक कांग्रेस के बड़े लीडर ने कहा कि अफसोस के साथ कह रहा हूं कि मैं तो बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हूं और लीडर हूं, लेकिन इस पार्टी ने देश को भी लूटा हर, और इसके लीडर ने पार्टी को भी लूट लिया। बड़ा दुख उन्होंने जताया। निशान जी से जवाब ले लीजिए, जवाब देना चाह रहे हैं आपको निशान जी कि पार्टी को भी लूट लिया, देश को भी लूट लिया, ऐसा दुख जताया। अब देश की जनता तो समझ रही है ना, एक पार्टी जो है परिवार के बारे में चिंतित है, एक पार्टी प्रदेश के बारे में चिंतित है। जफर भाई जवाब निशान जी। अरे जफर भाई आपको याद दिला दूं, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में क्वालिटी नहीं होती तो धाक धमकी देके, पैसा देके, खरीद फरोख्त करके इतने हमारे सिटिंग एमएलए को आप आपकी पार्टी में नहीं लाते। जिस हार्दिक पटेल ने आपके नेताओं को जनरल डायर बोला, ऐसी गालियां दी प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, जो हम भी नहीं सुन सकते, वो हार्दिक पटेल को आप विरमगाम से लड़ा रहे और जिताने की बात करें, और आपके कार्यकर्ता बीजेपी के कांग्रेस में से आए उम्मीदवारों के काम के लिए उनकी कुर्सियां साफ करने में लगे हैं। आप क्या कांग्रेस की बात करते हो? कांग्रेस के कार्यकर्ता में दम था, तभी तो आप लोगों ने कांग्रेस को डिस्टर्ब करने के लिए आदिवासी बेल्ट से कांग्रेस के एमएलए ले लिए। कांग्रेस के ऐसे एमएलए लिए जो 6 टाइम से जीतते थे, जहां पे बीजेपी का कोई नेटवर्क। अरे भाई आज का रिजल्ट एमसीडी का देखा भाई, ये भी हकीकत है ना, ये हकीकत आपको सिखाना पड़ेगा। एमसीडी का रिजल्ट देखा कि नहीं? आपके घनिष्ठ कार्यकर्ताओं का क्या हाल? अरे एमसीडी का रिजल्ट देखा कि नहीं? जय नारायण व्यास जैसे घनिष्ठ कार्यकर्ता 30 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन एमसीडी का रिजल्ट देखा कि नहीं? आप शीला दीक्षित जी के बारे में बात करें, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बारे में, तो क्या आपने रिजल्ट देखा था एमसीडी का आज का? आपके 19 ऐसा सफाया कभी देखा आपने? आपके 19 एमएलए आपके सामने लड़े, कहाँ गई कैडर बेस्ड पार्टी आपकी? कहाँ गई डिसिप्लिन वाली पार्टी? अभी इलेक्शन मोड से बाहर आ जाइए। अरे तब परेशान क्यों रहे? जनता के फैसले का दिन आ रहा है, कुछ और घंटों का इंतजार है, और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बाग के एग्जिट पोल का वो हिस्सा आप दिखाना चाहते हैं जिसमें लोगों से राय ली गई थी कि उन्होंने किन मुद्दों को आधार बनाकर मतदान किया है, यानी वोटिंग की है। ये जानना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि नेताओं ने अपने भाषणों में किन बातों को तवज्जो दी, जबकि वोटर उनसे क्या सुनना चाह रहा था। तो बेरोजगारी 9% लोगों के लिए अहम मुद्दा था जिसके आधार पर उन्होंने वोट डाले। इसी तरह 11% के लिए महंगाई जो था वो आधार था उनके वोट डालने का।
सिर्फ 3% लोग, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, ध्रुवीकरण का मुद्दा सिर्फ 3% लोगों के लिए रहा, जबकि आपने देखा गुजरात दंगों को एक बार फिर से याद दिलाया गया, सबक सिखाने की बात कही गई, असदुद्दीन ओवैसी ने कई पलटवार किया, कई सवाल खड़े किए, बिल्किस बानो का नाम लेकर वो रोते दिखाई दिए। वहीं सरकार के कामकाज की और विधायक के कामकाज की बात की जाए तो विधायक का कामकाज सिर्फ 5% के लोगों के लिए ही वोटिंग का आधार बना। राज्य सरकार के कामकाज के आधार की बात की जाए तो 6% लोगों ने इस आधार पर वोट डाला। लेकिन सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात, सबसे अधिक 34% लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन या विरोध अहम मुद्दा रहा। तो नरेंद्र मोदी का विरोध या समर्थन 34% के लिए अहम मुद्दा। और अगला पॉइंट भी ध्यान से सुनिए, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के आधार पर 18% लोगों ने वोटिंग की, ये इस एग्जिट पोल में सामने आया। वहीं 14% लोगों ने अन्य मुद्दों के आधार पर अपने नेता का चुनाव किया। तो ये वो मुद्दे रहे जिन पर बहुत बात हुई। और हम आपको ये भी बार बार बता रहे हैं कि कैसे ध्रुवीकरण की कोशिश की गई थी, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई थी। लेकिन बड़ी बात, अभी जो मुद्दे हमने आपको गिनवाए उसमें एक बड़ा डेटा ये रहा कि सिर्फ 3% लोग रहे जिनके लिए ध्रुवीकरण मुद्दा रहा। तो इसके मायने क्या निकलते हैं, अब आप वो समझ लीजिए। इसका मतलब ये निकलता है कि धर्म के नाम पर जो बांटने की सियासत थी वो कामयाब नहीं हो पाई, वोटों में तब्दील नहीं हुई और धर्म की राजनीति फेल हो गई। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था जिसे उठाने की कोशिश की गई थी फर्स्ट फेज की पोलिंग के लिए जब कैंपेन खत्म हुई तब भी, और सेकेंड एंड फाइनल राउंड की पोलिंग के लिए भी जब कैंपेन खत्म हुई तब भी, लेकिन ये मुद्दा चला नहीं। और एक और अहम बात, ब्रांड मोदी जो है वो अब भी वोटर जो है उसे प्रभावित कर रहा है और वोटर इस ब्रांड के बारे में लगातार सोच रहा है, विचार कर रहा है। तभी हमने आपको दिखाया 34% लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन या विरोध। और इसके अलावा आपको हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे 18% लोगों के लिए वोटिंग का आधार रहा राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं। ये अपने आप में बहुत अहम बातें रही हैं। जफर भाई, आप जवाब देना चाह रहे थे, निशान जी जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो मुद्दे देखने को मिले हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर की जो बात की जाती है भारत की राजनीति में, एक बार फिर से वो फैक्टर काफी बड़ा साबित हुआ है। देखिए आदित्य जी, ये बात सही है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता में सबसे लोकप्रिय नेता जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। वो जब पार्टी के लिए कन्वेंसिंग करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ हमें नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि ऑपोजिशन कैंप में भी थरथरा जाते हैं। ये हकीकत है, इस बात को मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। हम तो पार्टी में मानते ही हैं, लेकिन ऑपोजिशन वाले भी मानते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि ये सारे जो मुद्दों का आपने जिक्र किया, हम न तो कोई ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, न तो समाज को तोड़ने की हमारी कोई राजनीति होती है। हमारी एक ही राजनीति होती है, वो विकास की राजनीति। विकास करना है, लोगों का विश्वास जीतना है, सबके लिए प्रयास करना है, सबका उत्थान करना है, समाज के हर वर्ग के लिए लड़ना है, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यूथ हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, महिलाएं हैं, हम उसको सशक्तिकरण करने का काम करते हैं। लेकिन फिर ये लोगों में दिखता है कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, देश की जनता को कैसे मजबूत कर रहे हैं। आपके ओपोनेंट्स ने ये भी कहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा इसीलिए लेकर आए क्योंकि आप पोलराइज करना चाहते थे। तो ये सारे आरोप आप पढ़ लीजिए। जल्दी से कमेंट यहाँ पे अल्पेश जी आपका, उसके बाद निशान जी। अब जफर भाई आप आगे आदित्य जी इस पे एक जरा सा यूसीसी पे बोल देता हूं। हाँ सर, मैं आगे आपको फ्लो दूंगी तब आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, ठीक है जी, आप जैसा यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ध्रुवीकरण जो था उसकी जो कोशिशें थी पूरे तरीके से नाकाम होती दिखाई दी। 3% ही थे जिन्होंने ये कहा कि ध्रुवीकरण उनके लिए वोटिंग का आधार है। लेकिन एक और बड़ी बात जो सामने आई वो थी नरेंद्र मोदी का समर्थन या उनका विरोध। 34% वोटर ने इसे आधार बनाया और इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं 18% वोटर के लिए उसकी वोटिंग का आधार बनी है। देखिए अदिति जी, गुजरात के अंदर अमित शाह और मोदी जी ऐसे दो बड़े चेहरे हैं जो पूरे भारत के स्टेटों के अंदर अपनी बात रख रहे हैं और बोल रहे हैं। गुजरात में पहले तो मैं हर गुजरातियों को मैं साधुवाद देता हूं, उसको धन्यवाद देता हूं कि आम आदमी पार्टी जो खड़ी हुई, जो लोग डर रहे गुजरात में, यहाँ व्यापारी डर रहे, लोग डर रहे, मजदूर डर रहे कि इन दोनों के
लिए आज एक भय का वातावरण है, तो पहले गुजरात के लोगों अच्छी तरह से ऊर्जा के साथ खड़े हुए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट की। तो नंबर ऑफ सीट कल परिणाम के दिन पता चल जाएगा किसको कितनी सीट मिलती है नहीं मिलती है, और नंबर ऑफ सीट वाली बात कल आएगी। लेकिन जिस तरह गुजरात के लोगों ने हमें जन आशीर्वाद दिया है, मैं भी पूरा गुजरात घूमा हूं, अरविंद जी घूमे हैं, मानसर घूमे हैं, राघव चड्डा जी आए, जिस तरह हमारी पूरी टीम गुजरात में आई, लोगों से मिली, और लोगों ने जो प्रेम दिया है वो प्रेम ही हमारी जीत है। क्योंकि अमित शाह और मोदी, ऐसे माना जाता है कि गुजरात भाजपा का गढ़ है, तो गढ़ में हम आए, हम लोगों से मिले और गुजरातियों ने हमारा स्वागत किया, ये हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। ठीक, आप इसे अपनी सफलता बता रहे हैं जफर भाई, ये कह रहे हैं जो लोग डरे हुए थे वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए, ये डरे हुए लोग कौन है? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं किन की बातें कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं सूरत इलेक्शन होने के बाद 30 जगह पे आपने आईटी की छापेमारी करवाई। हकीकत तो यह है कि इनका खाता भी नहीं खुलेगा, तो लोग कौन खड़े हुए, जमानत जब्त होगी, ऐसे ही कुछ कहते थे। ये उत्तराखंड में भी ऐसे ही कहते थे, उत्तर प्रदेश में खाता जगह जमानत जब्त हुई, आपको पता है। गुजरात में खाता मैं तो सिर्फ इतनी बातें कर रहे हैं कि अगर कोई लड़ाई होती, तो आप कभी मीडिया में नहीं बैठते। लड़ाई होती तो लोगों में, जनता में एक कुछ उत्साह होता, कोई उत्साह ही नहीं दिखा। ये आप कह रहे हैं इनका खाता नहीं खुलेगा, ये कह रहे हैं सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि खाता नहीं खुलेगा तो मैं कभी मीडिया में नहीं बैठूंगा। अगर खाता खुल जाए मैं तो सिर्फ इनको अवगत करा रहा हूं कि क्या जमीनी हकीकत है। ये कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत ये कहती है कि आपके कोई ऐसे दावेदार नहीं है जो एक सीट भी जीत सके, जो 50,000 सीट से ज्यादा लेकर आ पाए और जीत सके। तो ऐसा कोई ऐसा दावेदार नहीं है, वहां कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो जीत पाए। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद से कह रहा हूं कि इनके खाते नहीं खुलेंगे। हाँ, कांग्रेस का 20-25 सीट के इम्कानात हैं, उम्मीदें हैं कि कांग्रेस को 20-25 सीट मिलेगी। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि 50 का टारगेट और भाजपा का गठबंधन होता है, ये और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। यार टॉक बैक हो रहा, आवाज निशान जी। अदिति जी, देखिए, सबसे पहले तो जफर भाई और अल्पेश भाई अंदर एक बार डिसाइड कर ले कि पहले जफर भाई और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे, देखिए हमारी तो लड़ाई कांग्रेस के साथ है ही नहीं, उनकी तो लड़ाई आम आदमी पार्टी के साथ है। अब ये आम आदमी पार्टी को बोल रहे हैं जिनका खाता नहीं खुलने वाला। देखिए, वो तो हम भी बोलते हैं, लेकिन पहले जफर भाई डिसाइड तो करें कि आपकी लड़ाई किसके साथ, ये अकेले ही लड़े थे या 182 आपकी आने वाली है, वो डिसाइड तो कर लीजिए जफर भाई जरा। और आम आदमी पार्टी को मैं बोलना चाहता हूं कि अल्पेश भाई अभी उनके विचार में बोले कि भाई गुजरात की जनता ने हमारा यहाँ पे स्वागत किया, बीजेपी के घर में फलाना ढीकना, और हमें बस वो आशीर्वाद मिला, वही आशीर्वाद हमारे लिए बहुत है। यानी अभी से अल्पेश भाई को कॉन्फिडेंस है कि उनका खाता यहाँ पे अकाउंट भी ओपन नहीं होने वाला, और जो वोट शेयर उनका 2021 में जिला पंचायत के इलेक्शन में भाजपा कांग्रेस दोनों से कह रहा हूं अदिति जी, तो यानी ये मैं भाजपा कांग्रेस दोनों से कह रहा हूं कि अगर गुजरात में आपका खाता खुलता है तो आप दोनों मीडिया में मत आना। अगर खाता हमारा खुलेगा तो आप मीडिया छोड़ देना, खाता नहीं खुलेगा तो मैं मीडिया में कभी नहीं आऊंगा। फिर यहाँ पे बोलिए पब्लिकली, क्योंकि आप दोनों ही कंफ्यूज हो, आप दोनों ही कंफ्यूज होके रखे हो कि आपकी लड़ाई किससे है। यानी मुझे तो लग रहा है कि आप दोनों की लड़ाई में आप थे ही नहीं, कांग्रेस ये नंबर 1 पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर कौन ए टीम है और कौन बी टीम है, उसे लेकर आप लोगों ने काफी कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर क्रिएट की है। अल्पेश जी 30 सेकंड्स आप, और उसके बाद जफर भाई 30 सेकंड्स आप। पहले अल्पेश जी 30 सेकंड्स। जी सर, 30 सेकंड में ही मैडम मैं आप बोल देता हूं कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की 0 सीट आती है तो मैं कभी मीडिया में नहीं आऊंगा। अगर हमारे खाता खुलने की ही बात करते हैं तो कल का रिजल्ट देख लेना। फिर मैं ये दोनों प्रवक्ता को बोलता हूं कि अगर 0 से ज्यादा है ना तो आप आज के बाद कभी मीडिया में नहीं बैठना। 0 आएंगी तो मैं कभी मीडिया में नहीं बैठूंगा। ठीक है, जफर इस्लाम। देखिए आदित्य जी, ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये इलेक्शन का रिजल्ट है, अनुमान है। और मुझे ऐसा अनुमान है कि अल्पेश भाई की पार्टी जो है वो खाता नहीं खोल पाएगी। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं
वो जो कह रहे हैं उनको भी इस बार करारा झटका मिलेगा। और झटका देखिए, मैं ठीक कह रहा हूँ, आपस में किससे लड़ाई कर रहे हैं भाई? आपस में आप दोनों लड़ते रहिए, हम तो जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, आशीर्वाद ले लड़िए आप लोग, लड़ते रहिए। दो मुल्ला में मुर्गी हराम, ऐसा सुना था कभी कहावत। तो आप लोग लड़ते रहिए, हम आशीर्वाद लेंगे, जनता के घर घर जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनके लिए काम करेंगे, जनता के जो जनजीवन को बेहतर करेंगे। यही तो हमारी कोशिश रहती है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। देश को मजबूत करेंगे, ठीक, आप देश को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, आप सभी देश को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इनकी चिंता रहती है परिवार और हमारी चिंता रहती है प्रदेश। ठीक है, निशांत जी कह रहे हैं आप परिवार को मजबूत करते हैं, देश को मजबूत परिवार और परिवार के लीडर। अदिति जी, मैं जफर भाई को जरा बता दूं कि आप जब आपकी पार्टी ने जब चुनाव लड़ना शुरू भी नहीं किया था, उसके पहले भारत देश की आर्मी दुनिया की दूसरे नंबर की पावरफुल आर्मी बन चुकी थी। जब आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ना शुरू नहीं किया था, तब तक तो चंद्र तक इसरो ने चंद्र तक अपना हवाई जहाज पहुंचा दिया था। कांग्रेस की वजह से जो विकास हुआ था, IIT से जो चिल्ड्रन थे उन्होंने पढ़ाई कर करके पूरी दुनिया में अपना डंका बजाना शुरू कर दिया था। आप कहा देशभक्ति की और मैं जवाब दूंगा इसका। आदित्य जी, मैं जवाब देना चाहता हूं, 10 सेकंड दीजिए मुझे। भारत देश की, देखिए सुनिए जफर भाई, भारत देश की आजादी में तो आपका एक नाखून भी नहीं गया है। सुन रहा हूं, आप ही को सुन रहा हूं। वो कांग्रेस के लीडर्स का गया है, जो जेलों में रहे वो कांग्रेस के लीडर रहे हैं। आप कौन सी सशक्तिकरण की बात करें? चलिए ठीक है, जवाब जफर भाई। पहली बार ऐसा भारत देश में हुआ कि कहीं पे भारत देश में सर्जिकल देखिए, मैं बताता हूं और उसका मार्केटिंग किया गया। सुनिए, अगर आप कहते हैं जो देश की जनता के जो तकलीफों को दूर करना, जैसे बिजली नहीं घर पे तो बिजली पहुंचाना, सड़क बनवाना, घर घर तक पानी पहुंचाना, कनाल बनाना, इरिगेशन को किसानों के लिए आराम से देना, रात भर इलेक्ट्रिसिटी देना किसान को, या आप अगर इन सब चीजों को, जिसके घर में छत नहीं हो छत देना, जो लोगों को मजबूत करना, महिलाओं को टॉयलेट देना। हाँ, तो इसको अगर आप विकास नहीं मानते हैं तो ठीक है भाई, आपका विकास तो आपके लीडर्स का विकास है, हम जनता का विकास करते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट का है, आपके लिए हो सकता है कि देश को लूटने को आप डेवलपमेंट कहते हैं। आपके पार्टी जैसे पार्टी के पार्टी भी खोखली और देश को भी खोखला करना चाहते हैं, तो अगर इसको तो हम वो नहीं करते भाई, हमारे यहाँ लुटेरे पुटेरे नहीं। कुछ घंटों बाद वो फैसला क्या है वो भी सबके सामने होगा। जैसा कि हमने अपने दर्शकों से शुरुआत में ही कहा था कि गुजरात चुनाव में क्या क्या कहा गया वो हम उन्हें रिकॉल कराएंगे। तो एक बार आपको बारी बारी से वो सारे बयान सुनवा देते हैं, जिनके बाद सोचिएगा कि पब्लिक नेताओं से सुनना क्या चाहती थी, लेकिन नेताओं के बयानों में छाया क्या क्या रहा। बारी बारी सुनिए। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता मुझे। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। और शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, इसलिए रोज टाइटल मारना हमारा भी काम है। भगवान ने तो हमको पाव दिया है, साइंटिस्ट ने ही तो गाड़ी दिया है, लेकिन पाव तो भगवान ने ओरिजिनल तो पाव ही है, जो लोगों को तो पाव में चलना है। मैं आपका फिर भी व्यू क्या है, मैं बोले इतना ही है कि राहुल जी, आपका चेहरा ऐसा बनना चाहिए जो चेहरा में लोगों को महात्मा गांधी दिखाई देता है, वल्लभ भाई पटेल दिखाई देता है, सद्दाम हुसैन जैसा दिखाई नहीं देना चाहिए। 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है,
आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। दिल्ली में अभी हम रामलला के दर्शन करवाने के लिए लोगों को ले जाते हैं, इतने खुश होते हैं लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं। गुजरात के लोगों को भी अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे, फ्री में दर्शन कराएंगे। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अब ये असदुद्दीन के आंसू जो है, असदुद्दीन ओवैसी के जो आंसू हैं, ये वोट में तब्दील होंगे या नहीं, कुछ घंटों में ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन धर्म से जुड़ी ये सारी गर्मा गर्मी आपने सुन ली, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। कम से कम ध्रुवीकरण को लेकर जो डेटा है वो ये कहता है। इसके मुताबिक बीजेपी को 11% मुस्लिम वोट मिलते दिख रहे हैं, वहीं 67% मुस्लिम वोट है, यानी सबसे ज्यादा कांग्रेस के साथ गए हैं, ऐसा एग्जिट पोल के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 19% मुस्लिम वोट मिलता दिखाई दे रहा है और 3% मुस्लिम वोट जो है वो अन्य के खाते में जा रहा है। और इन्हीं अन्य में आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM को भी यहां पर शामिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वोटर के दिमाग में हिंदू मुसलमान ही होता तो ये इतना मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जाना था, लेकिन यहां उल्टा हुआ है। मुसलमान वोटर कांग्रेस को ज्यादा वोट कर रहा है और उसमें भी अगर किसी ने डेंट किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने डेंट किया है, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने डेंट नहीं किया है। निशान जी, पहले इस पर आपका कमेंट लूंगी, उसके बाद अल्पेश जी आपका। देखिए अदिति जी, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि इस बार गुजरात के चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हो या ओवैसी की पार्टी हो, किसी ने भी मुद्दों की राजनीति नहीं की। गुजरात में जो असंख्य मुद्दे आ चुके थे, गुजरात के युवाओं की बेरोजगारी के बारे में, जो किसानों की आत्महत्या हो रही उनके बारे में, गुजरात के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के बारे में कहीं किसी ने, ये पार्टियों ने बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण का राजकारण किया। गुजरात की जनता के साथ आतंकवाद के मुद्दे लाने की कोशिश की, बाटला हाउस को, CAA को लाने की कोशिश की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिनको गुजरात की धरती पे, गुजरात की जियोग्राफी के हिसाब से इन रिलेटेड मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था और गुजरात की जनता ने इसको संपूर्ण से नकारा है। इतना तो पक्का होता है जिस स्टाइल से, जिस पैटर्न से वोटिंग हुआ, जवाब देना चाह रहे हैं गुजरात की जनता ने मुद्दों पे वोटिंग किया। जफर भाई, देखिए, गुजरात की जनता ने देखा है कि यहाँ पर 15-16 यूनिवर्सिटी थी, आज 133 यूनिवर्सिटी है। गुजरात की जनता ने देखा है कि यहाँ पर 5000 मेडिकल कॉलेज थे, अब मेडिकल सीटें, जफर भाई 109 यूनिवर्सिटी मेडिकल सीट थी, आज जो है बोल रहे हैं आप। अब देखिए, गुजरात पूरे स्टेट में सेंट्रल और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज है। आपके समय भी वही सरकार थी जिसमें दोनों बन सकते थे। एजुकेशन देने का काम जो हमने, सुन लीजिए, अभी आपको, आप जो आंकड़े सुनना चाह रहे थे वही बता रहा हूँ। आप जो है, जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वह ड्रॉप आउट रेशियो जो 37% था आपके समय में, वो 3% हो गया। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहे। सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आप रुकावट आड़े खड़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 17वें दिन उसकी 17 फीट ऊंचाई बढ़ाने का जो है आदेश दिया। आपको बता दूं कि आपके समय में मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल सीट जो है वो सिर्फ 5000 थी, अब 65,000 है। आप यहाँ के बच्चों को दूसरे स्टेट में नहीं, इसी स्टेट में मेडिकल एजुकेशन मिल जाती है। और उसके बाद बताओ, आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जितने हमने बनवाए हैं, वो 27 साल में वो आपको पता है। ये जो मैनिफेस्टो मोड है, इलेक्शन मोड, इससे बाहर निकलिए। अभी जो जिन मुद्दों को हम यहाँ पर गिनवा रहे हैं, मैं उन पर डिस्कशन कर रही हूँ। अल्पेश जी, बार बार ये कहा जा रहा है, मैं वापस फ्लोर दूंगी प्लीज। ये मैं उन्हीं मुद्दों पर बार हमने इन मुद्दों पर इतनी डिबेट की है इन इलेक्शन से पहले, आज भी लग रहा है डिबेट्स जो हैं हम उन्हें रिवाइंड करके फिर से सुनवा रहे हैं, जबकि कल जनता ने जो फैसला सुनाया है वो सार्वजनिक हो जाएगा। सर एक कमेंट मुझे अल्पेश जी का लेने दीजिए। अल्पेश जी, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो नरेंद्र मोदी, इतना कह रहा हूँ
कि इतना ही कह रहा हूं कि हमने जो काम किया है लोगों के, हम उस काम के बेसिस पे लोगों को जो सेवा की है उसके बेसिस पे उनसे आशीर्वाद बोलने दीजिए। जफर जी आपका बहुत सुन लिया, बोलने दीजिए। ठीक है अल्पेश जी, नरेंद्र मोदी फैक्टर की बात यहाँ पर हो रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, जनता ने तो सुना नहीं है, सुनाइए प्लीज सर। और ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी ने अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अरे अभी आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट चल रहा होगा दिल्ली का, तो दिल्ली के स्क्रीन से रिजल्ट पे आप देख लो, हमें किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाना और हम नुकसान पहुंचाने राजनीति में ही नहीं आए। आप देख लीजिए स्क्रीन के अंदर 134 सीट आपकी मिली, 104 सीट भाजपा को मिली, 9 सीट पे समट गई कांग्रेस। अगर कांग्रेस ना लड़ती तो आपकी आज 144 से ज्यादा सीट होती। तो आप हमें डैमेज कर रही है, हम कांग्रेस को डैमेज नहीं कर रहे। दूसरी बात की आपने मोदी जी की, तो स्वाभाविक है कि गुजरात से वो गए हैं, गुजरात के लोगों का प्रेम है और अभी भारत के पीएम है, सम्माननीय है। लेकिन हर मुद्दा पीएम से नहीं जुड़ा जाता है। यहां के लोग हैं, गुजरात के लोग ये देखते हैं कौन खड़ा है, किसको मत देना है। अगर आपका एमएलए है वो काम ही नहीं करता है तो मोदी के नाम पे मत नहीं मिलेगा। आपका यहां गुजरात की मैं बात करूं तो 5 पास वाला यहाँ पे शिक्षा मंत्री, 6 पास वाला कृषि मंत्री, 7 फेल वाला यहाँ पे आरोग्य मिनिस्ट्री बनता है, 9 पास करने वाला यहाँ पे होम मिनिस्ट्री बनता है। तो ऐसे मोदी जी के नाम पे मत नहीं मिल सकते मैडम जी। हर लोग सब चाहते हैं और गुजरात के लोग हैं, युवान है, माताएं बहनें सब जागृत हो गए। ऐसे आप ठीक है, जफर इस्लाम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिल सकता, लेकिन उससे पहले निशांत रावल जी ये कह रहे हैं कांग्रेस को आम आदमी पार्टी डेंट नहीं कर रही है, कहानी उल्टी है, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस डेंट कर रही है अब। देखिए अदिति जी, अल्पेश भाई को ये पता होना चाहिए कि गुजरात में अभी आज की टिल डेट की सिचुएशन 8:45 बजे है, अभी तक भी आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस के यहाँ पे 77 विधायक जीते थे। कांग्रेस विधानसभा में मुख्य विरोध पक्ष है और कांग्रेस ने ही जनता के मुद्दे विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाए हैं। आम आदमी पार्टी का जब यहाँ पे कोई विधायक ही नहीं है तो कांग्रेस क्या उसको डैमेज करेगी। लेकिन जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक लास्ट टाइम बहुत कम मार्जिन से जीते थे, वहां पे आम आदमी पार्टी लड़के कांग्रेस के उम्मीदवार को या कांग्रेस के वोट शेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश बिल्कुल इन्होंने भरपूर की है। क्यों हिमाचल से 1 महीने पहले दुकान बंद करके गुजरात में आ गए सारे? क्यों गुजरात में ही सारे के सारे पंजाब के राज्य के मंत्री और सारे एमएलए को यहाँ पे बिठा दिया गया? क्यों दिल्ली के संगठन को लाया गया? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे उनका संगठन ही नहीं है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता की तो बहुत दूर की बात है अदिति जी। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए थे। और मैं नहीं बोल रहा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलए ने यहाँ पे अधिकृत बयान दिए मीडिया में कि आम आदमी पार्टी भाजपा को जिताने के लिए आई है। ये भाजपा के यहाँ के स्टेटमेंट है। अल्पेश जी, आप कांग्रेस को डेंट कर रहे हैं और जाकर बीजेपी को रेस्क्यू कर रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी आप पर। जिसमें 30 सेकंड में अपनी बात रखता हूं अदिति जी, आप भी समझ जाएंगे, दर्शकों भी समझ जाएंगे। 27 साल से कांग्रेस सिर्फ आवाज ही उठा रही है, गुजरात में जीत नहीं पा रही है। दूसरा मुद्दा, वो बात कर रहे हैं 77 सीट की, 77 में से आज 17 लोग भाजपा में जाके बैठे हैं। तीसरी बात मैं कर दूं, भाजपा का जो आज भी जो सीट है ना, आज भी जो सीट गुजरात में जो धारासभा में थे, उसमें से 50% से ज्यादा ऐसे एमएलए हैं जो कांग्रेस में से आए हैं। तो भाजपा कांग्रेस का गठबंधन जाहिर है। ओ तुम बी टीम गिनो, ए टीम गिनो, सी टीम गिनो, कुछ भी की टीम गिनो, भाजपा कांग्रेस का गठबंधन क्लियर है। क्योंकि आज भी गुजरात में भाजपा में 50% से ज्यादा एमएलए कांग्रेस। अरे अल्पेश भाई, हमारे एक कार्यकर्ता सेंट्रल जेल में आज जाके आए हैं। हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर बहुत सीरियस राजकीय केस है। ये भाजपा वालों की वजह से 27 साल में हमने जो संघर्ष के मार्ग पे, गांधी चिंध्या मार्ग पे हमने जो आंदोलन किए और जो गुजरात की जनता की आवाज उठाई है, आपको पता है कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सेंट्रल जेल से वंचित में नहीं रहा होगा। इन लोगों के सामने लड़ते लड़ते कांग्रेस
कांग्रेस के आपके कार्यकर्ता क्या जेल में रहोगे भैया जी? मैं मेरे पर 2 राजद्रोह है, मेरे पे 2 राजद्रोह है और 12 केस है। 14 महीना में जेल से काट के आया हूँ। 14 महीना मैंने जेल से काटे हैं। 3 जेल में मैं रहा हूँ। गुजरात में 3 जेल में मैं रहा हूँ। सेवाभावी काम करने 2 राजद्रोह है मेरे पर बड़ी खबर दिल्ली से और 12 केस है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके काउंसलर्स को, उनके पार्षदों को फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा कोई भी काउंसलर दिखेगा नहीं। हमने पार्षदों से कहा है कि फोन को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। साथ ही वो कह रहे हैं बीजेपी का खेला शुरू हो गया है, बीजेपी ने खेल करना शुरू कर दिया है। बड़ा आरोप दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पार्षदों को फोन आ रहे हैं। पार्षदों से ये कहा गया है कि वो ऐसे फोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर लें और सीधे तौर पर वो कटघरे में बीजेपी को यहां पर खड़ा कर रहे हैं। तो ये वो ट्वीट है जिसके माध्यम से ये बड़ा दावा मनीष सिसोदिया द्वारा किया गया है। वो ये लिख रहे हैं कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है, हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए हैं, हमारे कोई पार्षद बिकेगा नहीं। हमने सभी पार्षदों से कह दिया इनका फोन आए या ये मिलने आए तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ये मनीष सिसोदिया द्वारा ट्वीट किया गया है। जफर भाई, तो दिल्ली में खेल करने का आरोप लगा रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम, और साथ ही आप वहां पर देख रहे हैं कि आप एक कॉमन फैक्टर है। आपकी टीम बनाई जा रही है कांग्रेस के साथ भी, आपकी साठगांठ बताई जा रही है आम आदमी पार्टी के साथ भी। देखिए, ये जो मनीष सिसोदिया जी है, उनको पता है कि उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 में से 3 हार गए। इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है इनको पता चल गया है। इसलिए इसको उस हार को लोगों में जब जाहिर हो गया तो उसको छुपाने के लिए ये सब ट्वीट कर रहे हैं। अब हमें क्या मतलब, किसी को जो जीता, जो हारा सो हारा। जो आपके कैंडिडेट जीते हैं उनकी पार्टी के, हमें क्यों फोन करना है। लेकिन वो हारे हैं और ये बात सब जगह चर्चा चल रही है कि डिप्टी सीएम अपने 4 में से 3 बचा ही नहीं पाए। बड़ी मुश्किल से 156 वोट से 1 को बचाया है, वो भी निकल जाता तो क्या चेहरा दिखाने के लायक बचेंगे। पार्टी के बाकी एमएलए कह रहे कि साहब आप तो डिप्टी सीएम हैं, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बचा नहीं पाए तो हम पे क्या बात करेंगे। आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब 20 सेकंड में दूर हटने के लिए ये सब ट्वीट है। अदिति जी, मैं एक बात करना चाहता हूं कि आज देखिए आप दिल्ली के अंदर जो भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं, सबसे छोटी पार्टी और सबसे छोटी पार्टी की 134 सीट आई, और बात कर रहे भाजपा कि दुनिया की बड़ी राजनीतिक पार्टी, उसकी 104 सीट आई। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों के दिल जीत रहे हैं। ठीक है, आपका दावा है लोगों के दिल आप जीत रहे हैं, लेकिन जो सवाल था उस सवाल का जवाब अल्पेश जी आपने दिया नहीं। खैर, मेरे पास समय का अभाव है, आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको ये बताते हुए कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में मतगणना पर स्पेशल ब्रॉडकास्ट सुबह 6 बजे से जी न्यूज पर लगातार। अभी हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल है फैसले का दिन, जीतेगा गुजरात और हिमाचल की जनता का भरोसा। उसी भरोसे की हर जानकारी लगातार सबसे तेज सिर्फ जी न्यूज पर।